अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान गज़ाली बलोच। नाजरीन, आज की पॉडकास्ट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर महमूदुल हसन। डॉक्टर साहब इस वक्त इटली में पीएचडी कर रहे हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से इनके तालीमी सफ़र के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप हमें और हमारे नाज़रीन को अपने तालीमी सफ़र के बारे में बताएँ कि आपने कब और कैसे स्टार्ट किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गजाली। बहुत शुक्रिया आपने जो है इनवाइट किया इस सेशन के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ब्रीफली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हसन है और मैंने डीवीएम किया है यूवास से। 15 से 20 मेरा बैच है। और उसके बाद मैं टर्की आ गया, तुर्किया बुर्सारी स्कॉलरशिप के ऊपर। वहाँ से मैंने मास्टर्स किया, मास्टर्स इन एनिमल न्यूट्रिशन। सो ड्यूरिंग मास्टर्स मैं वहाँ से पोलैंड गया एक ट्रेनीशिप के लिए, अरास्मस ट्रेनीशिप। 5 एक महीने की ट्रेनीशिप वहाँ पे की थी। वो भी एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर ही थी। तो बेसिकली वहाँ पे उनका ईयू का प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके अंदर मैंने जो है कंट्रीब्यूट किया था। वो ट्रेनीशिप वहाँ पे थी, मीथेन एमिशंस, इन विट्रो डाइजेस्टिबिलिटी वगैरह के ऊपर जो है था। और मेरा काम भी जो मास्टर्स में था वो भी इन विट्रो डाइजेस्टिबिलिटी, मीथेन एमिशंस, इन विट्रो ट्रायल्स बेसिकली था। सो बेसिक पर्पस यही था उसका कि उसके अंदर हम मीथेन एमिशंस और सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम बेसिकली काम कर रहे थे। तो वहाँ से फिर मास्टर्स कंप्लीट किया। वो कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे जॉब भी की कुछ 4 4 5 महीने के लिए मैंने तुर्की के अंदर ही एक डेयरी फार्म के ऊपर, बीइंग अ वेटनेरियन। तो वहाँ पे मजे की बात यह थी कि तुर्की बुर्सलारी के ऊपर जब भी कोई स्टूडेंट्स आते हैं तो वहाँ पे पहले टर्किश लैंग्वेज सीखते हैं। तो लैंग्वेज सीखने के बाद फिर अपना वो जो कैरियर है वो कंटिन्यू करते हैं मास्टर्स का। और इसके साथ साथ जो भी उनकी रिसर्च होती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर वहाँ से बेसिक पर्पस तो मेरा पीएचडी को कंटिन्यू करना था। तो वहाँ से फिर मैंने वहीं पे ही था, तुर्की में ही जॉब के दौरान ही मैं अप्लाई कर रहा था। तो वहाँ से फिर पीएचडी में हो गया यहाँ पे। इनका जो इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। तो इस टाइम मैं पलेरेमो यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी कर रहा हूँ। यहाँ पे भी बेसिकली हम शीप पे काम कर रहे हैं। और उसमें भी यही है कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स क्वालिटी और साथ में क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बेसिकली हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, ग्रासलैंड्स। और ये मेजर हमारा जो जो मेरा कंटिन्यूशन है वो सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज और इसके ऊपर बेसिकली मेरा रिसर्च इंटरेस्ट भी यही है और उसी को लेके मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये एजुकेशनल कैरियर था। ग्रेट डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है नेक्स्ट के आपको फ़ौरन बाहर स्टडी करने के लिए कहाँ से मोटिवेशन मिली? आपने बाहर क्यों चूज़ किया? मतलब पहले आपने टर्की बताया, फिर इटली में, तो बाहर आप क्यों आ गए? आपका क्या मोटिव था? वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब मैं तो स्टार्ट में ये था कि मुझे थोड़ा सा ये क्रेज था कि बाहर जाके पढ़ना है, थोड़ा सा हायर एजुकेशन के लिए। ड्यूरिंग डीवीएम ही यही था। तो इवन के जब मैं 9th सेमेस्टर में था तो उसी वक्त ही मैंने जो है ना स्कॉलरशिप ढूंढना शुरू कर दिए थे कि कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो फिर 9th सेमेस्टर में ही मैंने तुर्की का अप्लाई जो है वो कर चुका था। मैं, हमारा 10th सेमेस्टर जो होता है वो इंटर्नशिप होता है बेसिकली। तो उस पे हमारा कोई इतना कोई रिजल्ट्स का इफेक्ट नहीं होता। तो मेरे हाथ में जो है ना वो 9 एक ट्रांसक्रिप्ट थे। तो उसी की बेसिस के ऊपर जो है मैं अपनी जो है वो चीज़ें वगैरह तैयार कर रहा था। तो फिर मैंने एक ही कंट्री में अप्लाई किया था बेसिकली उस वक्त। तो इवन आल्दो कि मुझे चाइना का भी था, चाइना के अंदर भी मतलब स्कॉलरशिप वगैरह वहाँ पे भी थे। तो लेकिन ये है कि मैंने फिर प्रेफर किया कि मैं तुर्की के अंदर जो है ना जाऊंगा। तो वहाँ पे फिर जो है 9th सेमेस्टर में ही अप्लाई किया और मेरा उसी टाइम फिर हो गया था। आ, मतलब फर्स्ट टाइम एक ही कंट्री में अप्लाई किया और उसी अटेम्प्ट में जो है ना वहाँ हो गया। तो फिर बड़ी खुशी होती है कि जब आप फ्रेश ही होते हैं और उसके बाद फॉरेन जो है आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए फॉरेन बिल्कुल। एजुकेशन के लिए। तो वो एक अच्छा होता है। तो बाकी स्टार्ट में ही मेरा थोड़ा सा रिसर्च वाला माइंडसेट था, मैं क्लिनिक्स की तरफ थोड़ा सा बहुत जो है ना कमजोर था। तो उस वजह से जो है ना क्लिनिक्स में मेरा कोई इतना खातर खा जो है ना इंटरेस्ट भी नहीं था। तो न्यूट्रिशन में ही था मेरा स्टार्ट में भी। वहाँ पे भी जो मैंने ट्रेनीशिप्स वगैरह की या फीड मिल के ऊपर मैंने अपनी जो है इंटर्नशिप की।
उसके बाद डेयरी फार्म युवास का जो बी ब्लॉक है, वहां पे भी जो है कुछ 1-2 महीने के लिए जो है, तो वहां पे भी गुजारे। तो वो एक मतलब वही मोटिवेशन के साथ ही मैं अप्लाई कर रहा था। तो मैंने फिर फील्ड भी चूज एनिमल न्यूट्रिशन ही की। वो कंटिन्यूशन मतलब मेरे रिसर्च प्रीवियस इंटरेस्ट को कंटिन्यू करते हुए मैंने अपनी रिसर्च फील्ड भी वही चूज की, और मैं वही डिसाइड कर चुका था कि मैं मिथेन के ऊपर काम करूंगा जब मैं मास्टर्स अप्लाई कर रहा था। तो उसके बाद जो मैंने अपना फिर टॉपिक डिसाइड किया वो मैंने खुद किया यहाँ पे टर्की में आके। इवन मेरे सुपरवाइजर ने मुझे अलाउ कर दिया कि आप अपना टॉपिक खुद जो है डिसाइड कर लें। तो फिर मैंने अपना टॉपिक खुद डिसाइड किया, अपना प्रपोजल बनाया, सारी चीज़ें की। तो ये सारा इस तरह हुआ। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे टर्की की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे फंडिंग्स अवेलेबल होती हैं आपको रिसर्च करने के लिए। तो तकरीबन 6-7 लाख पाकिस्तानी जो मुझे उन्होंने रिसर्च करने के लिए दिए, मास्टर्स की रिसर्च करने के लिए। तो वो एक मतलब अच्छा था कि मैंने सारी चीजें वो उसी जो अपने इंटरेस्ट थे उन्हीं को लेके तो की। तो यही चीज होती है जब आप रेलिवेंट फील्ड के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे होते हैं, फिर आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, फिर आप काम करते रहते हैं उस राइट। हिसाब से। राइट। तो डॉक्टर साहब, ये इस यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर इसी यूनिवर्सिटी में आपने क्यों अप्लाई किया? बाकी और यूनिवर्सिटी भी थी तो थी, क्या इसका कोई कंपेटिबिलिटी थी आपके मेजर से, या आपने बाई चांस यही अप्लाई किया तो इसी में हो गया? ये क्या मतलब, इसके पीछे क्या है? अ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्यों। इवन कि मैं फिर उसकी तुर्की को भी कोरिलेट करूंगा। जब आप टर्की या बिस्लैरी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आप अपनी फील्ड्स वगैरह जब सेलेक्ट कर रहे होते हैं, अपना डाटा वगैरह सिस्टम में एंटर करते हैं, वो आपको ऑटोमेटिक यूनिवर्सिटीज शो करता है सिस्टम जो है। तो लेकिन आपने फील्ड अपनी रेलिवेंट चूज करनी होती है। उसमें यह है कि आपको 4-5 यूनिवर्सिटीज जो है वो शो करता है एनिमल न्यूट्रिशन की, हर साल में यही पैटर्न होता है। 4-5 जो यूनिवर्सिटीज आपको एनिमल न्यूट्रिशन की शो कर देता है, आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी मर्जी से कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। तो जब इंटरव्यू होता है फिर आपकी प्रेफरेंस वो पूछ लेते हैं। तो मेरी प्रेफरेंस में ये जो मेरी वहाँ पे अर्जुरूम यूनिवर्सिटी थी वो प्रेफरेंस में थी, तो उसी में फिर जो है ना मेरी सिलेक्शन होगी। तो बाकी बात कर लेते हैं पोलैंड में ट्रेनिंगशिप की। वो मैंने खुद सेलेक्ट किया था, मैंने उनसे कांटेक्ट किया वो सारी चीज़ें करके। तो वो एक एग्रीमेंट साइन होता है वो सारी चीज़ें। तो इटली में आ जाते हैं। तो इटली में भी जो है वो आप मैं रेलिवेंट जो यूनिवर्सिटीज थी सिर्फ उन्हीं को ही टारगेट करना चाह रहा था। तो ये यूनिवर्सिटी मेरे रेलिवेंट थी, और प्रोफेसर का काम भी जो था वो रेलिवेंट था। तो इसलिए मैंने जो है ना उनसे कांटेक्ट किया। वो सारी सिलेक्शन प्रोसीजर में वो सारी चीजें इस तरह फिर हुई। तो इसमें सारी बात करने का जो मोटिव है वो यही है कि रेलिवेंस रेलिवेंट फील हो और आपकी कंसिस्टेंसी हो, फिर आपका सक्सेस रेट भी ज्यादा होता है, आपका जो रिसर्च का चीजें होती हैं वो भी आसान होती हैं, और आप उसमें बड़े अच्छे तरीके से एक्सेल करते हैं। तो ये सारी जो प्लानिंग है ये आपने पहले की हो। ये नहीं होता कि आप इररेलीवेंट चीजों की तरफ गुजरे हों और वहां पे फिर आपके लिए मुश्किलात होती हैं, और उसके बाद आपको सक्सेस के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैंने इवन बहुत सारे लोगों को देखा है जो उन्होंने फील्ड तो सिलेक्ट कर ली, एम इररेलीवेंट घुस गए, लेकिन अब वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल आता है रिसर्च में और ये सारी चीजें। मुश्किलात बहुत ज़्यादा तो होती हैं। ये डॉक्टर साहब, ये काइंडली थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि आपने रिसर्च के बारे में बताया, आपकी रिसर्च है मीथेन के ऊपर। तो इसमें आपको कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज या कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, या आप पड़े हैं ड्यूरिंग द रिसर्च, और आपने उसको किस तरह से टैकल किया है? टर्की में मुझे जो ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही थी वो लैंग्वेज बैरियर था वहाँ पे। जब आप वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो बहुत कम होते हैं। तो इवन के मेरे सुपरवाइजर भी जो वहाँ पे थे वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, तो उनको भी इंग्लिश जो है ना वो नहीं आती थी। तो फिर मुझे वहाँ पे तर्की सीखना पड़ा। जब मैं मेरी प्रोफिशिएंसी होगी 1 साल मैंने तरक्की सीखा प्रॉपर, उसके बाद मैंने उसको कंटिन्यू किया। तो अब लोग कुछ कहते हैं कि आपने तरक्की क्यों सीख लिया भाई। तो उसी बेस के ऊपर फिर मैंने वहां पे मुझे मेरी जॉब मार्केट भी बढ़ गई थी। मैंने लैंग्वेज सीखी वहां पे। पर मुझे इंग्लिश की बेस पे जॉब नहीं मिली वहां पे, मुझे तर्किश की बेस पे वहां पे जॉब मिली थी। स्टार्ट में मुझे प्रॉब्लम यही था कि मुझे तर्किश नहीं आती थी, ना हम मार्केट में कहीं पे किसी से बात कर सकते थे, ना कल्चर में आप सरवाइव कर सकते हैं।
तो बेसिकली मेजर जो बैरियर होता है वो लैंग्वेज का ही होता है। और इवन के जब थीसिस की बात आ जाती है वहां पे, तो वहां पे वो तर्किश के अंदर करते हैं, या आपने कोई प्रपोजल सबमिट करना है कोई ग्रांट लेने के लिए, तो वो भी आपने तर्किश में सबमिट करना है। तो इसलिए आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं या स्पीकिंग स्किल्स हैं किसी को कन्विंस करने के लिए, तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ती है। और ये सबसे मेजर बैरियर जो मुझे फील हुआ वो ये वाला है। और दूसरा बैरियर जो है वो आप को सारी चीजें खुद करनी होती हैं। अब आप भी वहां पे रह रहे हैं, सारी हम्म। चीजें मतलब वो सारा कुछ, आप खाना बनाना है आपने, अपने कपड़े लॉन्ड्री सारा कुछ ये आपने खुद करना है, आपने हम्म। रिसर्च पे भी देखना है, बाहर भी देखनी है सारी चीजें। तो ये सेकंड में ये है, पहले पे लैंग्वेज आ जाता है, सेकंड पे हाँ अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के अंदर हैं, आयरलैंड में, यूएसए में, नेदरलैंड में, तो यूके के अंदर हैं, तो फिर आपको इश्यूज नहीं होते। लेकिन यूरोप के अंदर आप यहाँ पे आते हैं तो हर 27 कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट, तो उनकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं। तो आप यूनिवर्सिटीज के अंदर तो आपका काम चल जाता है, लेकिन आप जब बाहर जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है, फिर वहाँ पे जो सोसाइटी है उसके अंदर आप जरा मुश्किल होता है। तो अभी मैं इटली में भी हूँ, तो वहाँ पे बाहर लोग इटालियन बोलते हैं, आल्दो कि मेरे कोलीग्स जो हैं एकेडमिक्स में वहाँ पे इंग्लिश का चल जाता है। तो फिर हमें जो है वो ट्रांसलेट करना पड़ता है या इस तरह। तो ये मेजर मेजर इश्यूज जो मैंने फेस किए हैं वो लैंग्वेज लैंग्वेज के बैरियर। हैं अभी तक भी। सही। तो ये है, बाकी सारी चीजें आपने खुद सेट मैनेज करनी होती हैं, आपका बाकी जो पर्सनल लाइफ होती है या बाकी जो चीजें होती हैं, तो ये है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। आपने लैंग्वेज बैरियर की बात की, तो आपकी पर्सनल लाइफ किस तरह से इम्प्रेस मुतासर हुई है, मतलब किस तरह से अफेक्ट हुई है? जाहिर सी बात है, वो पाकिस्तान वाला सिस्टम तो नहीं है आपके ना, आपके पास वो सोशल सर्कल रहा है, आप ना आपके कोलीग्स हैं। तो आप किस तरह फील करते हैं कि सोशल लाइफ किस तरह हुई है आपकी? थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, चेंज हुई है, क्या फर्क पड़ा है? स्टार्ट में ये सारी चीजें हुई थी, सोशल लाइफ आपकी कोई नहीं होती क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती होती और आपके कोलीग्स को इंग्लिश नहीं आती होती। तो फिर आपका जो है वो एक दरम्यान में एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, तो उस वजह से ना आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं ना वो आपसे कर। फिर आपका, मेरा स्टार्ट में यही होता था, मैं अगर जाता था डिपार्टमेंट में तो मुझे लैंग्वेज इतना नहीं था, मेरा प्रोफिशिएंसी नहीं थी, तो फिर मैं यही होता था, काम करता था वापिस चला जाता। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लैंग्वेज आनी शुरू हो गई, फिर वो भी इंगेज होना शुरू हो गया कि बंदे को लैंग्वेज आ रही है, फिर डिस्कशन में आ गई, फिर मेरा सोशल सर्कल जो है वो बढ़ता गया, वहाँ पे आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं जिस सोसाइटी में आप रह रहे होते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है ये वाला है। सेकंड ये है कि जब आप बाहर रहते हैं तो फिर आप चीजें खुद कर रहे होते हैं, और मुझे लगता है कि वो एक सॉलिड किस्म का बंदा बना देते हैं। बाहर की जो लाइफ होती है वो इस तरह की होती है। रेजिस्टेंस आ जाती है। तो बहुत आप रेजिस्टेंट हो जाते हैं कि आपके ऊपर मल्टीपल साइड से प्रेशर्स आ रहे होते हैं, सोसाइटी की तरफ से भी, ये वो फलां। तो वो आप एक सॉलिड किस्म का बंदा बन जाता है जब आप यहाँ से पढ़ते हैं फिर पाकिस्तान जाते हैं। फिर पाकिस्तान की जो है वो हल्की फुल्की जो वहाँ पे खराबियां हैं वो आपको बर्दाश्त कर लेते हैं आप। तो वो इस तरह की ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि आप जब बाहर आते हैं तो फिर ही जो है ना असल जो लाइफ का मजा आता है वही तभी आता है कि जब आप एक कंपैरिजन में जाते हैं, कंपेयर करते हैं चीजों को कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या आसानी है, क्या मुश्किलात हैं। तो फिर उसके हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है, आप चीजों को कितना कोप अप कर सकते हैं, कितना टैकल कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये आप टाइम के साथ ये सारी चीजें सीखते हैं। और उसके साथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी डेफिनेटली आपका होता है, एक्सपोजर आपका बहुत ज्यादा हो जाता है, आपकी जॉब मार्केट के अंदर भी एंट्रीज होती हैं, उसकी वजह से आपका वाइड वास्ट जो है वो आपका एक फील्ड होता है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। तो इसी तरह ही मैंने भी वहाँ पे जॉब की टर्की के अंदर। तो मैं जितने भी कोलीग्स को जानता हूँ उन्होंने वहाँ पे टर्की गुस्लैडी के ऊपर आए, अब जॉब करते हैं सारे वहाँ पे, परमानेंट जॉब कर रहे हैं। इवन के एकेडमिक्स के अंदर भी कर रहे हैं। उसके बाद अब हमारी जो एनिमल न्यूट्रिशन की कंपनीज है, फीड फीड कंपनीज, वहां पे भी काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट एज एक्सपोर्ट मैनेजर को काम कर रहा है, तो किस तरह काम कर रहा है। तो एक मजे की बात यह है कि जब मैं टर्की आ रहा था मुझे बहुत सारे लोगों ने डिस्करेज किया था कि आप क्यों जा रहे हो वहां पे लैंग्वेज उनकी है और इस तरह। तो लेकिन ये है कि मैंने डिसाइड कर लिया था, तो मैं आया वहां पे और मैंने चीजें उस हिसाब से की क्योंकि मेरा ऑलरेडी माइंड सेट क्लियर था कि मैंने वहां पर रहना है, चीजें करनी है, तो वो हो गई थी चीजें। तो मुश्किल नहीं होता, सब कुछ पॉसिबल है, हो जाता है। तो इस तरह प्रोफेशनली भी आप स्ट्रांग हो जाते हैं, मेंटली भी। और इसके अलावा आपका जो
पर्सनली भी आप जो है ना चीज़ें को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना डील करते हैं जब आप बाहर आते हैं या वापस अपने कंट्री में जाते हैं तो। सही, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अक्सर क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का, मुझसे भी क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, आपसे भी क्वेश्चन किए होंगे। वो ये होता है कि आप पीएचडी करके अपनी मतलब ग्रेजुएशन करके, तो आप हाँ क्या हाँ। करेंगे उसके बाद? वापस पाकिस्तान जाएँगे, क्या करेंगे? आप आपका करियर क्या है? आगे आपने क्या करना है? तो इस बारे में ये आप अक्सर थोड़ा-सा पूछते हैं। बताएँ। हाँ जी, हाँ, यहाँ पे भी पूछते हैं, यहाँ पे भी कि आप पीएचडी कर लेंगे तो क्या होगा। जी। ये एक डिफरेंट क्रेज है, डिफरेंट क्रेज है मतलब आप बीइंग रिसर्चर काम करते हैं, चीजें करते हैं। अब मैंने जो सीखा है, अब मैं 2021 में टर्की में आया था, तो वहां से फिर मैं पोलैंड चला गया, फिर मैं वापस टर्की गया, फिर वहां से मैं इटली आ गया। तो ऐसे जो है वो घूम रहे हैं। तो आप स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ते हैं, उनके पैसों से पढ़ते हैं, आपका अपना कोई खर्चा नहीं होता। आपको कॉन्फ्रेंस पे भेजते हैं, ये करते हैं, फलां करते हैं, आप कंट्रीज घूमते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, साथ में अपना जो है वो स्टडी भी करते हैं, चीजें भी करते हैं, और कुछ सेविंग्स भी आपके पास हो जाती हैं जितनी आपने जॉब करनी होती है पाकिस्तान के अंदर। इस टाइम में जो टफ सिचुएशन है वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ पे जॉब अवेलेबिलिटीज नहीं है और बड़े इश्यूज हैं वहाँ पे। तो लेकिन आप जब बाहर आते हैं तो आपका वो, वहाँ जितने पैसों की आपने वहाँ पे जॉब करनी होती है, इतने पैसे आप बाहर निकलते हैं तो सेव कर लेते हैं। तो आप पीएचडी के अंदर जब आते हैं तो, और इसके बाद सेकंड में ये है कि आपको एक्सपोजर होता है डिफरेंट कल्चर का, डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर आप जाते हैं, और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड होती हैं, और इसके अलावा आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं बीइंग बीइंग अ रिसर्चर। तो मेरा अभी तक यही है कि मैं इस फील्ड को कंटिन्यू करूंगा, पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक कर लेंगे, उसके बाद इस तरह कंटिन्यू करेंगे और फिर देख लेंगे कि क्या करना है उसके बाद। तो लेकिन ये है कि मैं एक बात अक्सर करता होता हूँ कि जो एकेडमिक्स के अंदर आते हैं वहाँ पे वो बिजनेस की तरह पैसा नहीं होता। आल्दो कि बिजनेस एक डिफरेंट फील्ड है, और जो पीएचडी या इस तरह की चीजें हैं वो एक डिफरेंट है। अब मेरे कुछ अपने आपके भी कोलीग्स हैं, मेरे भी कोलीग्स हैं, वो कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट फील्ड्स के अंदर काम कर रहे हैं, कुछ वहीं पे सेटल हो गए, बीइंग वेटरनरी ऑफिसर लग गए, वो वहीं पे सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ से, वो वहां पे एक्सेल कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। अब सारे तो वीओ भी नहीं लगते। अब जी, 120 30 का बैच होता है, तो सारे तो नहीं वेटनरी ऑफिसर लग गए ना वहां पे, सही। कुछ लग गए, कुछ बाहर चले गए। किस अभी नया ट्रेंड वहां पे स्टार्ट हुआ हुआ है, नेवले कर रहे हैं नेवले का लोग नेवले। माशाल्लाह, बट जी, हाँ, जी, बड़े बच्चे नेवले कर रहे हैं, वो नेवले कर रहे हैं। करके नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह वो एक डाइवर्सिटी है। तो जब जहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं होती, वो एक बड़ा जो है ना बम सी चीज हो जाती है। तो डाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी होता है। तो ये इस तरह का जो है ना, तो पीएचडी में यही है बेसिकली, आपकी सेविंग्स भी होती हैं, आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो जाता है, इसके बाद आपका एक्सपोजर हो जाता है लोगों के साथ, सेविंग्स भी होती हैं, आप अपना जो है वो चीजें कर लेते हैं, और आप पर्सनैलिटी भी आपकी डेवलप होती है इसी तरह जब आप डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ। अब इस टाइम पे मैं 3-4 डिफरेंट कल्चर्स में जो है ना रह के आया हूँ, तो मतलब वो आपको चीजों को परखना और समझना जो है ना वो ऑब्ज़र्व करना। ज्यादा, जी, जी। हाँ वो ज्यादा अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो डॉक्टर ये था। साहब, ये आपसे गुफ्तगू बड़ी अच्छी होगी। 1-2 और क्वेश्चन रह गए मेरे, वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के हवाले से हैं। एक तो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि क्या डीवीएम के बाद हम डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं, वो टर्की हो या इटली हो, तो किसी कंट्री में क्या वो डायरेक्ट आ सकते हैं, बजाय मास्टर करने के डायरेक्ट पीएचडी में आ जाएँ, इस तरह हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं? सर मैंने अभी तक जो देखा, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम हमें जो है वो, जब अम्बेसी से आप चीजें वगैरह कर रहे होते हैं तो वो आपको डायरेक्ट जो है वो आपकी काउंट करते हैं 18 ईयर एजुकेशन। 16 हमारी बैचलर की हो जाती है और 2 हमारा मास्टर ऐड के, वो 18, वो फिर हमें अलाउ करते हैं कि आपका जो एजुकेशनल ईयर्स हैं या बैकग्राउंड है वो कंपेटिबल है हमारे एजुकेशन सिस्टम के। तो फिर आप जो है वो, मैंने अभी तक बहुत रेयर देखा है जापान के अंदर, कहाँ वहां पे अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि आप डायरेक्ट जो है वो पीएचडी इनरोल कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये इनके जो स्टूडेंट हैं वो डायरेक्ट जो है वो बैचलर के बाद ऑलमोस्ट वो इनरोल कर लेते हैं पीएचडी। हम दो 2 साल एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, टर्की में भी यही था, हम 2 साल एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, वो जो है वो डायरेक्ट आ जाते हैं पीएचडी में, उनका एक एग्जाम होता है और दूसरा। लेकिन मैंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए इतनी ज्यादा डायरेक्ट जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो नहीं देखी।
जापान है अच्छा। एक, अमेरिका में शायद यूएसए होता यूएसए हो, है, साउथ कोरिया। यूएसए के अंदर। जी। हाँ, कोरिया में डायरेक्ट आप मास्टर किए बगैर जो है वो पीएचडी इनरोल कर लेते हैं। जी। तो ये इस तरह का है। लेकिन मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर मैंने देखा है, लोगों का यही होता है कि जब आप एम्बेसी में जाते हैं तो वहां पे आपने अपनी 18 ईयर एजुकेशन जो है वो शो करनी होती है, आपने अपनी वीजा लेने के लिए या जो भी आपकी चीजें हैं। तो यूनिवर्सिटीज भी आपको इसी बेस के ऊपर एडमिशन देती हैं। तो मोस्टली जो है आप कह रहे हैं कि 70-80% में आपको मास्टर करना मास्टर पड़ता है करना हमारे पड़ता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। वो बड़ी लक होती है कि आपको डायरेक्ट कहीं पे एडमिशन मिल जाए। उसमें भी यही है कि आपका कोई डायरेक्ट मिलने में आपकी रिसर्च एक्सपीरियंस और ये सारी चीजें एक्सीलेंट हो तो फिर वो आपको डायरेक्ट उठा लेते प्रोफाइल हैं। पे डिपेंड करता है। प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ इनके बैचलर के जो स्टूडेंट हैं वो हमारे बैचलर के स्टूडेंट से बड़े मुख्तलिफ होते हैं। इनका जो रिसर्च का एक्सपोजर होता है, जो चीज़ें होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। तो हमारा तो रिसर्च में आते ही, अब डीवीएम के अंदर मोस्टली जो है वो मास्टर के अंदर हमारी कोई रिसर्च करवा रहे होते हैं हल्की फुल्की। लेकिन इनके जो स्टूडेंट हैं मैंने देखा है कि वो बैचलर के होते हैं, लेकिन सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में वो कोई ना कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो वहां से उनका एक्सपोजर होता है, वो सारी चीज़ें कर चुके होते हैं, तो फिर उनके लिए आसान होता है कि वो डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन लेते हैं बजाय के मास्टर्स में। सही सही। तो ये इस तरह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के हवाले से। वो ये है कि क्या पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आइट्स, सीजीपीए और पब्लिकेशन, ये तीन चीज़ें मैटर करती हैं, और अगर मैटर करती हैं तो इनका कितना रोल है पीएचडी में, पार्टिकुलर इटली में और टर्की में भी बताएं, टर्की के हवाले से। अब टर्की में ये है कि वो वहाँ पे टर्की बुर्सलरी स्कॉलरशिप होता है। मैं जब जिस टाइम पे आ रहा था उस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट 60,000 एप्लीकेशन थी। जिस टाइम 2021 की बात कर रहा हूँ, 60,000 एप्लीकेशन थी पाकिस्तान से, सिर्फ पाकिस्तान से। ये हाईएस्ट नंबर था। और इस टाइम वो 1 लाख क्रॉस कर चुका है। और हमें जो वो सीट्स देते हैं वो तकरीबन होती हैं 150 के अराउंड, मैक्सिमम 150 के अराउंड सीट्स होती हैं। और एक एप्लीकेशन नंबर जो है वो 1 लाख से क्रॉस कर चुका है इस टाइम पे। तो जब वही बात आ जाती है, डिमांड एंड सप्लाई। और इतने ज्यादा लोग पीछे लाइन में खड़े होते हैं, फिर ये चीजें आपकी मैटर करती हैं। ये आपने जितनी भी आइट्स, सीजीपीए, पब्लिकेशन, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। जब इतने लोग अप्लाई करने वाले होते हैं, फिर वहां पे स्क्रूटनी का जो प्रोसीजर होता है, वहां पे ये चीजें देखी जाती हैं। अब टर्की में ये है कि वहां पे हमने जो एक ट्रेंड नोट किया है वो ये देखा है कि 3.5 से अबव जिनकी सीजीपीए है, मोस्टली वही स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हो रहे होते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वहाँ पे। और उसके साथ आइट्स मैंडेटरी नहीं है वहाँ पे। ना इटली में आइट्स मैंडेटरी है, इटली में भी नहीं मैंडेटरी, टर्की में भी नहीं मैंडेटरी। लेकिन आपका सीजीपीए, आपकी पब्लिकेशन, जो आपका एक्सपोजर है, ये मैटर करता है। और इसमें यह है सीजीपीए कि कितनी आप होनी चाहिए? सीजीपीए आपका 3 से अबव हो। यहाँ पे मतलब 3 से पब्लिकेशन, अबव। पब्लिकेशन कितनी होनी पब्लिकेशन, चाहिए? पब्लिकेशन आपने एक या दो भी कर ली हैं आपने, लेकिन की आपने फील्ड से रेलिवेंट है। मैंने परसों एक जो है वो एक प्रोफेसर ने मुझे कहा कि आपने जो है ना, मुझे एक स्टूडेंट चाहिए तो आप मुझे ढूंढ के दें। तो मैंने वहां पे पोस्ट की हमारे वेटनरी के अंदर। तो मैं मुझे बहुत सारी, तकरीबन 30-40 सीवी आई मुझे। तो मैंने सीरीज देखी ना। अब हमें मतलब वो प्रोफेसर जो है वो एनिमल न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन का बंदा ढूंढ रहा है। तो अब मोस्टली डीवीएम किया हुआ है, एनिमल न्यूट्रिशन की हुई है। उनकी जो पब्लिकेशंस थी ना, वो पब्लिकेशन माइक्रोबायोलॉजी, ब्रॉयलर, इस पे मतलब ज्यादा थी। तो मैं स्टार्ट में भी जब हमने सेशन स्टार्ट किया मैंने कहा कि कंसिस्टेंसी, रेलिवेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को स्टूडेंट भूल जाते हैं। बस वो कहते हैं कि कहीं पे नाम डाल दो, बस नाम हो जाए, चीजें हो जाए। ये ना करो भाई। आपको एक कर लें, दो कर लें, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहें, रेलिवेंट रहें। और वो टू द आपके लिए पॉइंट। मोर देन इनफ होगी। नंबर मैटर नहीं करता, आपका नंबर मैटर नहीं करता, आपकी रेलिवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपने जिस फील्ड में जाना है, जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास उसी फील्ड की पब्लिकेशन, वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा कि आपकी वो चीजें सारी। तो जब मैं टर्की में आ रहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मेरा मतलब नहीं थी चीजें, सिर्फ ट्रेनिशिप्स थी और ये सारे। लेकिन ये है कि आप कोर्सेरा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे आप अपने रेलिवेंट कोर्सेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेयरी की बात कर लें, वहाँ पे 5-7 कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो वहाँ से आप डेयरी के कोर्सेज कर लें। इसके साथ अपने एक दो रेलिवेंट पब्लिकेशंस कर लें। आइट्स मैंडेटरी नहीं है इन कंट्रीज के अंदर।
तो लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स हैं या कुछ वैकेंसीज या जिसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने एनरोल करनी है, तो वहाँ पे फिर आइट्स की जो है ना रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह ये होता है, मोस्टली यही होता है कि आप इटली की बात कर लें, वहाँ पे आपकी फील्ड से रिलेटेड एक सीट होगी या दो सीट होंगी जहाँ पे आप compete करेंगे। तो अगर आपके पास ये चीजें होती हैं, आइट्स होता है, तो आपका प्लस पॉइंट ऐड हो जाता है वहाँ पे जब कंपटीशन ज्यादा हो रहा होता है। तो लेकिन ये है कि इन जनरल केस इन कंट्रीज में मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, आप कह लें कंपल्सरी नहीं है। तो ये इस तरह चीजें चलती हैं। राइट, राइट। तो लास्ट पे मैं इसको इसी तरह कंक्लूड करूंगा कि रेलिवेंस रेलिवेंसी कंसिस्टेंसी ये बहुत मैटर करती है। और एਵੇਂ हवा में इधर भी चले गए इधर भी चले गए, या आप अपने कोलीग्स को देख रहे होते हैं कुछ क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं, तो उधर भी आप देख रहे होते हैं कि अगर मैंने एनिमल न्यूट्रिशन पढ़ना है या रुमिनल न्यूट्रिशन पढ़ना है, मैं उधर भी देख रहा होता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। उसकी तरफ ना जाएं, अपनी फील्ड को देखें और उस एक हिसाब से एक जो है वो माइंडसेट आपकी चीजें बनाया अपना। एक माइंडसेट बना लें। अब वो दौर खत्म हो गया कि आप हर तरफ ही देख रहे होते हैं, इधर भी देख लें इधर भी देख लें। अब सैचुरेशन इतनी ज्यादा होगी हर साइड पे कि आपकी एक्सपर्टीज अगर एक फील्ड के अंदर भी हो गई है ना, तो आप वहां पे ही एक्सेल कर सकते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन अगर आप मल्टीपल चीजों को देख रहे होते हैं, फिर आपकी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, फिर आप चीजों को उस तरह हैंडल नहीं कर सकते। तो वो बड़ा मुश्किल होता है ये वाला। तो इसलिए मैं मोस्टली स्टूडेंट को यही रिकमेंड करूंगा कि आप रेलिवेंट रहें, कंसिस्टेंट रहें, और एक चीज को फोकस करें, चाहे एक स्किल सीखें दो सीखें, लेकिन आप उसके अंदर बेस्ट 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 हों, बेस्ट ताकि परफॉर्म करें। हाँ, तो बेस्ट परफॉर्म करें। वही आपकी जो है ना लाइफ बना देगा। तो राइट। अब दौर ये आ गया, अब वो मल्टीपल वाला जो ऑलराउंडर वाला है ना, वो ऑलराउंडर वो नहीं चलता। वो कम हो गया, कम हो गया। अब आपने जो है ना अच्छा बैट्समैन बनना है। सही, सही। तो वो इस तरह से सारी चीजें। सही, सही। डॉक्टर साहब, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, कि जी। स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आपके आसपास, और अगर है या नहीं भी इन फ्यूचर अगर आती है, तो वो किस तरह से मतलब ढूंढें, किस तरह से एक्सप्लोर करें इन अपॉर्चुनिटी को, और अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है? सिंपली इसको आप एलाबोरेट कर दें। अप्लाई करने में ये है कि आप मोस्टली जितने भी स्कॉलरशिप होते हैं उसमें जो थंब रूल है वो यही है कि आप फाइनल ईयर में जब चले जाते हैं, आप अप्लाई करते हैं फाइनल ईयर के अंदर। फाइनल ईयर में आपके पास फॉर एग्जांपल हमारे 10 सेमेस्टर होते हैं, तो 9 सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका होता है उस वक्त आप। और मोस्टली एप्लीकेशंस ओपन होती हैं सितंबर के अंदर। सितंबर में सॉरी स्टार्ट होता है सेशन, और जनवरी फरवरी इसके अंदर स्टार्ट हो जाती हैं। आप जैसे इसका तुर्की बुर्सलैरी का है वो जनवरी और फेब है उनका उनका जो टाइम लाइन है। सही। और ये जो इटली के अंदर जिन इनकी टाइम लाइन है, ये इनकी स्टार्ट हो जाती है मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। ये मार्च अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और अब ये जाएगा दिसंबर जनवरी तक। इनकी जो कॉल है वो, और हाँ, तकरीबन कहते हैं हर साल तकरीबन 400-500 पाकिस्तानी यहाँ पे आता है इटली के अंदर पीएचडी करने के लिए। तो बहुत बड़ा मैं नंबर। रिकमेंड ये करूंगा कि बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है वो, पाकिस्तान स्कॉलरशिप नेटवर्क है, पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग है, वहां पे जाएं फॉलो करें। आजकल वहां पे A to Z वो वहां पे गाइड कर रहे होते हैं क्या कौन सी कॉल ओपन होगी है, और कहाँ पे जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं। तो उनकी अपनी एक वेबसाइट है इटली की, उसको बांदी कहते हैं, तो तरांदो बांदी कहते हैं। तो शायद मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दीजिएगा। तो वहां पे जाते हैं, आप अपना फील्ड लिखते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको यूनिवर्सिटी शो हो जाती हैं कहाँ पे जो है ना वेकेंट प्लेसेस अवेलेबल हैं। और सबसे क्रिटिकल काम यही होता है कि आपने अपना स्पेसिफिक फील्ड जो है ना वहाँ पे टारगेट करके उसको ढूंढना होता है। अगर आपने वो ढूंढ लिया पहला काम, तो आपका ये हो गया ना। उसके बाद फिर आपने अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है, मोटिवेशन लेटर आपने बनाना है, आपके पास बाकी सारे आपकी सीवी यूरोपास के ऊपर मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी सीवी जो है वो यूरोपास फ्री प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आप जाएं सर्च करें यूरोपास लिख के, वहाँ पे लॉग इन हो जाए, और उसके बाद अपना डाटा फिट करें। वहाँ पे 4-5 फॉर्मेट आपको वो दे देता है, और वो फॉर्मेट आप कोई भी सिलेक्ट कर लें यूरोपास का, वो आप फ्री है, बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। सीवी बना लें अपनी, अपना जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं उस फील्ड से रिलेटेड कोई अच्छा सा प्रपोजल बनाएं। प्रपोजल बनाने के लिए आप कोई रिव्यू आर्टिकल पढ़ लें, कोई लेटेस्ट 24 का या 25 का अपनी फील्ड से रेलिवेंट आर्टिकल पढ़ लें। अगर आपका एक्सपोजर नहीं भी है उसके अंदर, मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि हमारा एक्सपोजर नहीं है,
रिसर्च के अंदर, तो हम क्या करें, कैसे बनाएं प्रपोजल। उसका हाल यही होता है कि आप कोई रिव्यू आर्टिकल पढ़ लें, और या कोई रिसेंट आर्टिकल पढ़ें। आर्टिकल पढ़ने से फिर आपकी जो है ना वो एक माइंडसेट बन जाता है कि प्रपोजल किस तरह बनाते हैं, किस तरह चीजें करते हैं। आप उसको बना लें, और उसके बाद किसी सीनियर को जो है वो आप फॉरवर्ड करें, उनसे चेक करवाएं। और इस तरह मतलब आपकी चीजें जो मैंडेटरी चीजें हैं अप्लाई करने के लिए, आपके पास योर पास सीवी मस्ट होनी चाहिए। ये मोस्टली यही चलती है। और उसके बाद आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसक्रिप्ट आपने सारे कलेक्ट कर लेने हैं। वो आपके जो है अटेस्टेशन की जरूरत नहीं होती एट द स्पॉट। HEC या मूफा वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए होता, आपने वैसे ही अपने यूनिवर्सिटी से ऑफिशियल जो है उसको स्कैन करके अपने लैपटॉप में स्टोर कर लें, अपने सीवी को भी, अपने ट्रांसक्रिप्ट को भी। उसके बाद अपना प्रपोजल बना लें। और फिर सेकंड स्टेप पे आ जाता है, आप ढूंढना शुरू कर दें कि कहाँ पे डेडलाइंस कौन कौन सी हैं। डेडलाइंस आप जैसे तुर्की बुर्सलारी की जनवरी और फेब होती है। इटली की मार्च से स्टार्ट होगी, अब स्टार्ट है PhD के लिए। तो अभी अगर कोई स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं तो वो वही वेबसाइट जो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो वहां पे जाके अपना फील्ड सिलेक्ट करें। या दो जो स्कॉलरशिप के नेट पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग है या स्कॉलरशिप नेटवर्क है, वहां पे फॉलो करें चीजों को। तो अब तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं, वहां पे भी जाके तो जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे, सर्च करेंगे, तो वो कहते हैं ना कि ढूंढने वाले को खुदा भी मिल जाता है। तो फिर सारी चीजें जी, मिल जाती हैं जब आप तैयार कर लेते हैं ना कि मैंने जी, ढूंढना है। जी, जी, तो मोस्टली स्टूडेंट का यही शिकायत होती है कि मैं कहाँ से ढूंढूं। तो भाई ढूंढोगे तो मिलेगा, बिल्कुल। सारी चीजें अवेलेबल है। हमने भी इसी तरह ही ढूंढी है, कोई किसी ने हमें जो है प्लेट हाँ, में रख बनी के नहीं बनाई दिया। नहीं अब भी आप मिलती किसी को भी। कहीं बनी बनाई कहीं पे भी नहीं मिलती, ये क्रिस्टल एंड क्लियर सी बात है। आप भी अब बिल्कुल। माशाल्लाह चाइना में बैठे हैं, तो खुद ढूंढ के गए हैं सारी चीजें करके। हम भी इसी फेज से गुजर के आए हैं, तो बाकियों के लिए भी यही है। हम मशले रहा है कि ढूंढने भाई, तो ढूंढने से जो है सारी चीजें जो है आपको मिल जाएंगी। जी, बहुत तो ये अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पर्सपेक्टिव था। आपने बहुत अच्छी बातें की, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने काफ़ी टाइम दिया। तो इंशाल्लाह फिर किसी और पॉडकास्ट में आपके साथ अगेन गुफ्तगू होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी साहब। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।